हबीबी, वेलकम टू दुबई। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ कश्यप। आप देख रहे हैं आज का नया एपिसोड थॉट करी का। आज के हमारे द थॉट करी के एपिसोड के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर भरत खन्ना, दुबई के जाने माने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। दुबई के मेजर जितने भी बिल्डर्स हैं उन सबके साथ काम कर रहे हैं और कर चुके हैं इन द पास्ट। और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे दुबई के अंदर रियल एस्टेट का क्या स्कोप है, आपको क्यों मूव करना चाहिए, कौन से बिल्डर्स, कौन से प्रोजेक्ट्स, क्या लोकेशन के ऊपर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, दुबई के अंदर टैक्स स्लैब रियली बेनिफिशियल आपके लिए है या नहीं है, और भी बहुत सारी बातें। गुड़गांव और दुबई के रियल एस्टेट के में क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन है, क्या प्राइस पॉइंट का डिफरेंस है, इन सारी चीज़ों को हमने थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको कंटेंट वाइज और जो इनसाइट्स हमने देने की कोशिश की है उसमें आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट मिल पाएगा। और एक जो चीज़ जिसके बारे में हमने बात करने की कोशिश की और थोड़ा सा उसको इलेबोरेटिव वे के अंदर आप तक लाने की कोशिश की, वो है दुबई का गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा एक्चुअली है क्या, उसको अप्लाई करने के लिए या उसको लेने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, दुबई के अंदर प्रॉपर्टी बाय करते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और डीएलडी और रेरा दोनों ही गवर्निंग बॉडीज होती हैं रियल एस्टेट के अंदर दुबई के अंदर। उनका आपकी इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड करने में क्या रोल है, ये आपको जानने को मिलेगा। डीएलडी और रेरा ये गवर्निंग बॉडीज हैं, जैसे इंडिया के अंदर रेरा है वहां पे डीएलडी है, दुबई लैंड डेवलपमेंट, और रेरा तो इंडिया के अंदर ही आपको पता ही है। डीएलडी और रेरा का क्या रोल है आपकी इन्वेस्टमेंट्स को सेफगार्ड करने में, ये आपको जानने को मिलेगा। भरत ने दुबई की रियल एस्टेट मार्केट को ग्राउंड लेवल से समझा है। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ सेल्स कंसल्टेंट फॉर लग्जरी ब्रांड्स इन कार्स, देन ही grew in his career as a property consultant in Dubai. उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक कंज्यूमर परस्पेक्टिव से और एक इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से दोनों का आइडिया है। हमने उनसे जानने की भी कोशिश करी कि एंड यूजर होना और इन्वेस्टर होना दुबई के अंदर कैसे अलग अलग सिनेरियोज हैं, और आपको किस लेवल के ऊपर और किस बिल्डर के साथ कितना रिस्क लेना चाहिए और क्या आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। ये सारी चीजें भी हमने ग्राउंड लेवल के ऊपर उनसे बात करी कि कितना हो सकता है और कितना आपको एक्चुअली लेना चाहिए। भरत का 10 साल का एक्सपीरियंस है दुबई में रहने का और दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट को जानने का। अब हम उनसे अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे और हम जानेंगे कि उनके इस एक्सपीरियंस का आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उनसे बातचीत के अंदर आपको समझ में आएगा कि क्या क्या आपको करना है, क्या आप कर सकते हैं। आइए जानते हैं भरत से उनके अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंसेस दुबई के बारे में, दुबई रियल एस्टेट के बारे में और दुबई की टेक्नोलॉजी के बारे में। थैंक यू सो मच भरत, आपका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में, एंड आई रियली थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर अस। भरत, आपकी जो रियल एस्टेट की जर्नी थी दुबई में कैसे स्टार्ट हुई, हमें बताइए ज़रा उसके बारे में, और कैसा अब तक का आपका सफ़र है। मैं दुबई में रहता हूँ 2013 से। अच्छा। एंड सबसे पहले मेरे को रियल एस्टेट का फ्लेवर आया था व्हेन वन ऑफ माय कॉलेज फ्रेंड्स वाज देयर, और उसने मुझे बताया था बैक इन 2014 कि उसने और उसके फ्रेंड ने मिलके कुछ स्पोर्ट्स सिटी में एक स्टूडियो लिया है। आई हैड नो क्लू कि हम लोग वहाँ प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं एज एक्सपैट्स। एंड देन 2016 ऑनवर्ड्स मेरे को बहुत ऑफर्स आने लगे क्योंकि मैं लग्जरी गाड़ियां बेचता था। तो अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग मी कि आप रियल एस्टेट में आ जाओ। नेचुरल प्रोग्रेशन थी, मतलब मेरे लिए सेम क्लाइंट जो मेरे से फरारीज खरीद रहे थे, लैम्बोर्गिनीज, रोल्स रॉयस खरीद रहे थे, वो ही घर भी खरीद रहे थे। तब तक कुछ गोल्डन वीजा नहीं था, कुछ नहीं था। तो आई स्लोली स्टार्टेड लुकिंग एट अ फ्यू डील्स। एक आध डील ब्रोकर करके देखी while I was still doing automobile, and eventually I realized that this is pretty cool. So I took the plunge, and yeah, it worked out. गाड़ियों से ज़्यादा पैसा है उसमें। हाँ, of course, मैं मतलब पहले तो मैं कस्टमर सर्विस से अपना करियर स्टार्ट किया था। I was in American Express for 5 years. Wow, in India? Yeah. गुड़गांव? हाँ. Wow. Golf Course Road. Okay. Campus. तो which year? That was 2007 to 12. Awesome. हाँ, तो तब मेरे फ्रेंड्स ना बड़ा सेल्स करते थे, बड़ा पैसा कमाते थे। अच्छा, वो कार्ड्स वाले प्रोसेस में थे। ओके, वाओ। तो आई रियलाइज कि यार मेरे फ्रेंड्स तो बहुत पैसा कमा रहे हैं सेल्स में। तो मैंने कहा मुझे सेल्स करनी है। तो आई गॉट हायर्ड बाय स्टीव मैडन शूज हियर, दैट वाज रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड। वाओ। तो आई गॉट हायर्ड
tasted that, then got an offer from Aldo Shoes in Dubai, so moved to Dubai. नाइस। फिर मैंने कहा यार मैं 250 दिरहम का जूता बेच रहा हूँ, काफी अच्छे पैसे आ रहे हैं, बीइंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल मिडिल क्लास बैकग्राउंड, मैंने कहा यार ये तो बड़ा मजा आ रहा है। देन आई रियलाइज कि वहाँ तो शेख जायद रोड पे फरारियां ऐसे बिक रही हैं, एवरी शोरूम इज गोइंग क्रेजी, एंड दैट वाज अ वेरी पिवटल मोमेंट फॉर दुबई व्हेन आप ऐसा समझ लो जो दुबई का करोलबाग अशोक विहार था, वहां से छोटे शोरूम्स उठ के ना गोल्फ कोर्स रोड पे आ रहे थे, मतलब शेख जायद रोड पे आ रहे थे। अच्छा। That was the cusp. That was the moment when the automobile industry was booming in Dubai. फैंसी बड़े 10, 15, 20 हजार स्क्वायर फीट के शोरूम्स खुल रहे हैं शेख जायद रोड पे प्री ओन्ड गाड़ियों के। अच्छा। एंड आई वाज लकी दैट आई सेड यार 250 दिरहम का जूता है, 2.5 लाख की गाड़ी ट्राई करते हैं। कमीशन तो परसेंटेज का परसेंटेज का। तो ऐसे ही फिर इवेंचुअली आफ्टर अ फ्यू इयर्स आई सेड यार 2.5 मिलियन का घर, वाओ, अपनी तो कमीशन ही आनी है। राइट। Yeah. सो मजा आ रहा है अब आपको वहाँ? Absolutely. एब्सोल्युटली। It's the best city I think in the world. ये मैं पूछूंगा आपसे भी आने वाले टाइम में कि जहाँ जहाँ आप गए हो उसके अंदर क्या क्या, मतलब अगर कंपेयर करेंगे तो दुबई पेरिस, दुबई न्यूयॉर्क ऐसे करेंगे अभी हम। हाँ। सो जब आप दुबई गए थे, सो कैसा था मार्केट रियल एस्टेट का? जब आपने रियल एस्टेट पर्टिकुलरली स्टार्ट किया तब कैसा था, और आज जो डिफरेंस आप देखते हो कि क्या डिफरेंस आया है उस टाइम की मार्केट से और आज की मार्केट में? I think between then and now, the major thing that has changed is the golden visa. ओके। पहले सिर्फ अल्ट्रा रिच वहां खरीदते थे बिकॉज दे हैड ह्यूज रिस्क कैपेसिटी। हमारे जैसे लोग सोचते थे कि यार फ्यूचर क्या है, कल को जॉब खत्म हो गई तो घर ही जाना पड़ेगा, तो हाउ विल वी सस्टेन द प्रॉपर्टी, क्या करेंगे क्या नहीं होगा। बट जैसे ही गोल्डन वीजा अनाउंस हुआ उसके बाद थिंग्स चेंज, पीपल स्टार्टेड looking at Dubai from a different angle. अब हमारा point of view change हो गया था. It wasn't a transition city. It wasn't like you flying from Delhi to US and आप बीच में दुबई या अबू धाबी एयरपोर्ट पे रुके हो. Then people started seeing permanence. It wasn't a tourism city anymore. Right. So then on, I think the major change arrived there at that moment जब golden visa announce हुआ. So अभी एक और गोल्डन वीजा से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे बेसिक अमाउंट, मतलब मिनिमम अमाउंट जो गोल्डन वीजा के लिए आपको चाहिए वो 2 मिलियन दिरहम है शायद। यस। राइट। सो वो 2 मिलियन दिरहम जो आपको चाहिए या आपको पे करना है इन टर्म्स ऑफ बाइंग अ प्रॉपर्टी, वो आपको कैसे देना है? कई कई जगहों पे मैं देखता हूँ कि आपने प्रॉपर्टी बुक कर दी है 20% देके, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर इट, और यू हैव टू पे द एंटायर अमाउंट इन अ सिंगल वन टाइम पेमेंट। व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर दैट? सी, दुबई गवर्नमेंट की सबसे अच्छी बात ये है दैट इट लिसन्स टू द फीडबैक। ओके। फीडबैक लेती है। आप छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन भी करोगे ना गवर्नमेंट ऐप पे, फीडबैक पॉपअप होगा ही होगा। अच्छा। और लोग भरते भी हैं। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट दे हर्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स वाज कि यार मेरे को तो आज गोल्डन वीजा चाहिए, बट मेरे को बिल्डर अगर पेमेंट प्लान दे रहा है 4 साल का, तो मैं आज क्यों पूरे 2 मिलियन डालूं? So now you pay 24%, 20% goes to the builder, 4% for your DLD registration, and you become eligible. You qualify for a golden visa on a 2 million property. The property value on paper has to be 2 million. Okay. So if you pay that, then you qualify. Then application तो separate है, application fees वगैरह सब separate होती है. You just qualify for a golden visa. Yeah. So जब हम qualify कर गए golden visa के लिए, so वो जो आपको गोल्डन वीजा जो आपका आएगा वो प्रॉपर्टी हैंडओवर के बाद आएगा या ड्यूरिंग द प्रोसेस जब आपने प्रॉपर्टी बाय कर ली और आपकी पेमेंट पर्टिकुलरली जा रही है, पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग जा रही है, तो वो उस बीच दौरान भी आ जाता है? आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे एम्प्लॉयमेंट वीजा है, आपका ऑफर लेटर आया तो कंपनी ने ऑफर लेटर समेत आपकी वीजा एप्लीकेशन डाली और आपका वीजा आ गया। ऐसे ही गोल्डन वीजा में क्या है, आपकी जैसे ही DLD रजिस्ट्रेशन हुई दुबई लैंड डिपार्टमेंट की, तो आप क्वालिफाई करके उसके पेपर आपके वीजा एप्लीकेशन के साथ लग जाएंगे। 2-3 हफ्ते में वीजा आ जाता है। वाओ। तो मतलब 24% आपने जैसे आज प्रॉपर्टी बुक करी, आप विद इन अ वीक भी पे करते हो। मोस्ट बिल्डर्स ये 24% 30 to 90 डेज में ले लेते हैं एज पर पेमेंट प्लान। ये तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। व्हाट डू यू थिंक कि आज अगर किसी को दुबई जाना चाहिए, मतलब मैं तो कहता हूँ कि जाना चाहिए, यू शुड एक्सप्लोर इट, कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एक इंडिविजुअल के लिए या आपकी फैमिली के लिए निकल के आती है। सो किस माइंडसेट से आप सोचते हो कि एक इंसान को, चाहे सिंगल है चाहे फैमिली के साथ है, किस ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव के साथ या किस माइंडसेट के साथ उसे दुबई पहुंचना चाहिए, और इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट
और इतना मिनिमम टाइम वो एटलीस्ट अपने को दे दुबई में जाने के बाद? आई थिंक सबकी जर्नी अलग होती है. कोई जॉब करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, बट अगर आप गोल्डन वीजा लेके जा रहे हो, then I should tell you, Dubai is not a cheap city. Right. It is expensive. It is. It is not as expensive as Singapore, but it is expensive. And it's going to remain that way because people are willing to pay top dollar for services, amenities, Right. and why should we not? Right. अगर पैसा दे के मेरे को एक अच्छी सर्विस, एक अच्छी सिटी मिल रही है तो लोग देते हैं पैसा. Right. तो आई थिंक वो प्राइस पॉइंट तो सस्टेन करेगा. आई कैन नॉट रियली पिन पॉइंट की ये ऐसा होता है, बट हाँ, एन एवरेज जो अगर कोई बैचलर दुबई जा रहा है और उसको सेटल होना है तो कम से कम इफ ही इज पेइंग रेंट ऑल्सो फॉर अ स्मॉल स्टूडियो, मतलब फ्रूगल लाइफ, यू विल डू अबाउट 10,000 dirhams स्टार्टिंग अ मंथ. Okay. Which is a good amount to हाँ, start कि with. उसमें घूम भी लेगा थोड़ा सा, पार्टी भी कर लेगा, चिल भी कर लेगा. मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए हो गए, हाँ, है ना? तो स्टार्ट करने के हिसाब से तो बुरा नहीं है बैचलर शायद, है ना? बैचलर वहां पे के लिए लड़के लड़कियां तो 3-4 हजार की सैलरी में भी सरवाइव करते हैं, बट सरवाइव करने का नहीं. मैं तो आपको दुबई जाना है तो सरवाइव थोड़ी करना है. हाँ, दुबई जाना है तो सरवाइव करने का तो सरवाइव तो इंडिया में कर लोगे आप, सरवाइव तो यहीं रह के करो. राइट. सो जो दुबई है आज के टाइम में टॉप नॉच जो इन्वेस्टर्स की चॉइस क्यों है, क्या रीजन है उसके पीछे? एक तो मेरे को समझ में आता है कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान कोविड के बाद लॉन्च हुए, जैसे डन्यूबे ने स्टार्ट किया एंड एवरीवन फॉलोड, राइट? एंड यू सेड के द गवर्नमेंट टेक्स द फीडबैक फ्रॉम पीपल, राइट? सो दैट कुड बी द अनदर रीजन. दो मेरे को समझ में आते हैं, राइट? पैसा हर किसी के पास नहीं होता, और पैसा जिसके पास है वो लगाए क्यों? सो वो चीज ऐसी क्या है दुबई के अंदर जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं जिनके पास पैसा है? जैसे I travel a lot, right? So I see people, particularly यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा माइग्रेशन जो हो रही है वो दुबई की तरफ है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, बट दुबई टॉप्स दैट लिस्ट के यूके से अगर कोई बंदा शिफ्ट होना चाहता है तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस दुबई है. क्या क्या रीजन है? आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजन, देयर इज टर्मोइल एवरीवेयर. हर जगह कुछ ना कुछ चल ही रहा है. लंदन में भी, यूएस में भी सेफ्टी कंसर्न्स है. तो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आई विल से, ग्रोथ वगैरह साइड हटा दो, दुबई इज द सेफेस्ट सिटी. मैं रात को 2 बजे रनिंग के लिए जा सकता हूँ किसी भी एरिया में दुबई के, विदाउट अ फोन. कहीं भी चला जाऊंगा मैं. इवन माई वाइफ, शी कैन गो, शी कैन वॉक अराउंड एट 1:30, 2 AM ऑन द स्ट्रीट इफ शी वांट्स टू गो फॉर अ स्ट्रोल. आई डोंट हैव टू बी बॉदर्ड. आपके बच्चे सेफ हैं, आप मॉल में हो, आपके बच्चे इधर उधर हो जाएं, कुछ भी है, देयर ऑल सेफ. आई मीन सेफ्टी इज नंबर 1 सबसे पहले. राइट. नंबर 2, दुबई इज नो लॉन्गर अ टूरिज्म हब. इट्स नो लॉन्गर अ ऑयल इकोनॉमी. आई फील it is not, yes. it is the strongest link in the supply chain of the world. Okay. दुबई से हर जगह की फ्लाइट 7 से 8 घंटे की है. Right. We are the center of the world. And we have the infrastructure to entertain people who want to stop over. And if you see, one of the added advantages that we have the busiest free zones. Yeah. तो आप इंडिया से, चाइना से माल लेके बैठे हो दुबई में, जबल अली फ्री जोन में, और आप उसे अफ्रीका, रशिया बेच रहे हो, तो यू डोंट पे एनी टैक्स ऑन इट अनलेस एंड अनटिल आपका माल मेनलैंड एंटर करता है दुबई का. वहां पे 5% VAT है. तो उसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है दैट यू हैव. एंड देन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैंड है, वेयर हाउसिंग है, पोर्ट के कनेक्टिविटी है, रोड्स हैं, राइट, एयरपोर्ट्स हैं, कैपेबिलिटी है टू मूव दैट मटेरियल ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि बस हम बैठे हुए बीच में और कुछ है नहीं. इफ यू वांट टू मूव वॉट एवर अमाउंट ऑफ मटेरियल, वी हैव द लॉजिस्टिक्स एंड द कैपेबिलिटी टू मूव इट. तो पीपल प्रेफर इट. राइट. सो एक इंडिविजुअल जो जिसके पास ठीक ठाक पैसा है, 2 मिलियन दिरहम है, राइट. सो मैं आपसे ये पूछूंगा कि उसे वहां जाके एक प्रॉपर्टी लेके अपने गोल्डन वीजा के साथ में उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप तो उसे मिल गई, उसके साथ में व्हाट वुड इट टेक टू स्टार्ट अ बिजनेस? लाइक यू सेड के रियल एस्टेट इज द हॉटेस्ट मार्केट इन मिडल ईस्ट, इन दुबई, राइट. सो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उस पैसे को
घुमा के रोटेट करके दुबई के अंदर, जैसे 2 मिलियन दिरहम आपको साथ में तो देने ही नहीं है, बट ही हैज दोज 2 मिलियन दिरहम्स, सो 24% आपका टोटल फर्स्ट टाइम चला गया, जो 76% बचा उसे कैसे कैपिटलाइज और यूटिलाइज कर सकते हैं दुबई के अंदर, इस पर्टिकुलर मार्केट में एंटर करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? देखो, सबसे पहले तो क्योंकि आप ऑफ प्लान पे प्रॉपर्टी ले रहे हो, ऑफ प्लान प्रॉपर्टी ले रहे हो तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी आपको वो मिली नहीं है, राइट। तो आपको वहां पे सस्टेन करने के लिए, रहने के लिए तो घर वगैरह रेंटल सब लगेगा, और कुछ भी बिजनेस करना है तो आपको ट्रेड लाइसेंस निकालना होगा। ट्रेड लाइसेंस फ्री जोन का जो है 7 से 10,000 दिरहम का भी आ जाता है, मेन लैंड का जो है हो सकता है 1 लाख का भी कोई आए प्रोसेस हो, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एक्टिविटीज यू डू एंड विच कैटेगरी यू आर। सो देयर आर कैटेगरीज एंड देन एक्टिविटीज। जैसे अगर हमें रियल एस्टेट बेचना है तो हम रियल एस्टेट का ट्रेड लाइसेंस लेते हैं, तो उसके अंदर सेल परचेज ऑफ न्यू प्रॉपर्टी है, फिर रीसेल का लाइसेंस है, फिर लीजिंग का लाइसेंस है, तो उनकी एक्टिविटीज ऐड करवानी पड़ती हैं। सो I don't think it's a major issue for anybody to start, and it's a very easy process also. अच्छा, तो ज्यादा मतलब एक पर्टिकुलर फिगर आप बता पाओगे कि जैसे सपोज करो कि एक प्रॉपर्टी के लिए दो, मैंने सुना है कि 2 चीजें होती हैं, एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और प्रॉपर्टी सेल, वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, या एक ही प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सारे काम कर सकता है कि उसने न्यू प्रॉपर्टी बाइंग एंड परचेज का लाइसेंस भी ले लिया, फिर रीसेल का भी ले लिया, फिर लीज का भी लाइसेंस होता है शायद? एब्सोल्युटली, है ना? आप ले सकते हो, आप अपने एक्टिविटीज ऐड कराते रहो अपनी कंपनी के नाम के अंदर, ट्रेड लाइसेंस के अंदर। तो वो अमाउंट कितना होता है, मतलब स्टार्टिंग प्राइस? आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखो तो ट्रेड लाइसेंस तो आपका निकल जाना चाहिए 35 से 40,000 दिरहम प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के लिए, राइट? ओके, एंड सबसे बड़ा मिथ आपको क्या लगता है कि क्या है दुबई के बारे में इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी? आई थिंक 2 मिथ्स हैं। एक तो ये डिस्ट्रेस डील वाला मिथ है कि वहाँ बड़ी डिस्ट्रेस डील मिलती है और बड़े डिस्काउंट मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और डिस्ट्रेस डील है तो स्पेशली अपनी इंडियन ऑडियंस के लिए, आइदर यू शुड हैव अ प्योर वेरी वेल ट्रस्टेड 10-year old कंसल्टेंट जो आपको फोन करके बोले जी 50 लाख डाल दो, और आप बिना सोचे डाल दो, तो आपको डिस्ट्रेस डील मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बिकॉज वहां पे सब बैठे हैं, 2, 4, 5, 10 मिलियन तो सबके पास है, तो वो वहीं खप जाएगी अगर डिस्ट्रेस डील आई भी तो। और दूसरा, आई थिंक ये व्हेन एवरीबडी फील्स कि एक बबल है दुबई, ओवर सप्लाई आ जाएगा, तो उसके लिए डेटा देखना बहुत जरूरी है। देखो, कोई भी चीज ऊपर जाती है ना, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, तो एक पेसिमिस्टिक आउटलुक होता है जिसको सुनते हुए लोगों को बहुत अच्छा लगता है। राइट। अगर मैं आपको बोलूंगा यार ये चीज मत कर, ये खराब है, तेरा पैसा फंस जाएगा, आपको लगेगा मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, आपका गाइड हूँ। और यही अगर मैं बोलूंगा ना यार ये बहुत सही चल रहा है यार सिद्धार्थ, इसमें पैसा डाल, आपको लगेगा यार ये तो मुझे बेच रहा है, इसका कोई अल्टीरियर मोटिव होगा। तो वर्ल्ड वर्क्स लाइक दैट, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। बट दुबई के अंदर कोई बबल नहीं है। अगर आप दुबई का 2040 एजेंडा पढ़ोगे, डबल द पॉपुलेशन होगी। अभी हम ऑलमोस्ट 4 मिलियन टच कर रहे हैं, 4 से 8 मिलियन होते हैं। बेसिक मैथ भी करते हैं, आप मान लो 25 से 40, 15 साल होते हैं, बड़ी जल्दी करके आपको बताता हूँ, 25 से 40, 15 साल होते हैं। 4 मिलियन पॉपुलेशन बढ़नी है, हम सेफ साइड उसे 3 मिलियन ले लेते हैं, राइट। 3 मिलियन 15 साल में मतलब 2 लाख लोग आएंगे। एक्सपैट कम्युनिटी है दुबई, हर कोई एकदम से पूरी 4 लोगों की फैमिली लेके नहीं मूव करता, फिर भी हम कहते हैं चलो सेफ साइड, एवरीबडी इज अ 4 मेंबर फैमिली, तो भी 50,000 घर हर साल चाहिए हमें। लास्ट ईयर 34,000 घर डिलीवर हुए हैं। वाओ। तो आई डोंट थिंक वी हैव ओवर सप्लाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो, फिच रेटिंग हैज बीन रिपोर्टिंग फॉर कपल ऑफ इयर्स नाउ एंड दे हैव बीन ऑलवेज वेरी एक्यूरेट कि वो कहते हैं करेक्शन आएगा 10% का। अभी तो 2-3 साल से नहीं आया, और हम भी वेट कर रहे हैं, आना चाहिए एटलीस्ट, ये कॉन्वर्सेशन तो खत्म हो, फिर आगे भागेंगे। बट होगा कुछ नहीं। अच्छा। आप देखो, अगर जिसने पिछले साल 2 साल से नहीं खरीदा और वो ये सोच रहा है 10-15% करेक्शन आएगी, उसको एक नोशनल लॉस तो हो गया ना 40-50% का, उतना तो मार्केट बढ़ गया। राइट। दूसरा एक और चीज, मतलब जैसे हम बात करते हैं किसी भी जो बड़ी सिटीज होती हैं उनके अंदर जो मेट्रोज है, दुबई इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेट्रो सिटी नाउ, और इमेंस डेवलपमेंट है उधर, है ना? सो ऐसी इकोनॉमीज के अंदर जो प्रॉफिट मेकिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, जैसे आप 1x हो गया, मतलब 2x हो गया, 3x हो गया,
दुबई के अंदर मैं देखता हूँ कि लोगों, जब प्रोजेक्ट कोई भी लॉन्च होता है और उसका जब सेकंड फेज या थर्ड फेज तक पहुंचते पहुंचते जो फर्स्ट फेज होता है उसके प्राइसेस 4x 5x हो जाते हैं। गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर के अंदर, मतलब मैं यहीं रहता हूँ तो मैं यहीं से कंपेयर करूंगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों है? I think these were times since Corona till up to let's say last year तक तो आप करेक्ट हो। Now Dubai is not like that। मेरे पास भी कोई क्लाइंट आता है, कहता है यार 2 साल में 4x करा दो, 2x करा दो, तो मैं कहता हूँ कि यार आप फिर दिल्ली तो नहीं, नोएडा और गुड़गांव में करो आप। अच्छा। बट दुबई इज नॉट अ फ्लिपिंग मार्केट, एटलीस्ट नॉट राइट नाउ। पिछले साल तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, यू कुड पुट इट मनी, टेक इट आउट, फ्लिप इट। अभी वो वैसा नहीं है बिकॉज एक डिसेंट सप्लाई है। अच्छा। और देखो कोरोना के टाइम तो कोई सोच ही नहीं रहा था ना कि दुबई में पैसा लगाए। तो जब कोई नहीं सोच रहा होता और कोई लगा जाता है ना, वो मैक्सिमम रिस्क पे उसने खेला तो वो मैक्सिमम गेन ले गया। अब तो सब लगा रहे हैं दुबई में, राइट। तो अब उतने गेन्स नहीं आएंगे ना। व्हेन एवरीबडी इज देयर देन द गेन्स आर नॉट हाई। गेन तो तब आता है जब व्हेन पीपल आर नॉट हैविंग फेथ इन यू, तभी तो आप लोअर प्राइस पे बेचोगे। राइट। कितनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए दुबई के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर इंसान की? मतलब वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव हो सकता है कि सपोज करो मैं 2 मिलियन दिरहम मेरे पास है, वो उसके ऊपर रिस्क परसेंटेज कितनी हो सकती है कि इतना पैसा अगर आप लगा रहे हो तो ये रिस्क परसेंटेज तो कुछ तो होगी ना, कि शायद प्रोजेक्ट ना चला, है ना, कि इन्वेस्टर्स ने पैसा अपना निकाल लिया और प्रोजेक्ट ऐसे ही रह गया, स्टार्ट ही नहीं हो पाया, बिका ही नहीं माल। सो वो परसेंटेज क्या रहती है दुबई के अंदर? जैसे गुड़गांव दिल्ली एनसीआर के अंदर काफी होती है टू बी ऑनेस्ट, कि हर टाइम सर्कुलर बबल रहता ही रहता है कि 5 करोड़ के घर बना दिए और 50 लाख के लोगों के पैकेजेस भी नहीं है। सो कहाँ से 5 करोड़ का घर एंड में जाएगा? मतलब एंड यूजर नहीं है, एंड यूजर सप्लाई के हिसाब से नहीं है, इन्वेस्टर सप्लाई के हिसाब से घर बनाए जा रहे हैं, राइट? तो क्या दुबई में भी ऐसे ही है? आई थिंक इसके 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट तो रिस्क कैपेसिटी। मैं तो आई ऑलवेज वर्क एज अ कंसल्टेंट। इट्स अ नाइसर वे टू से आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर। बट मैं जेन्युइनली अगर किसी यंग कपल के साथ बैठता हूँ तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या है, वो इंडिया में क्या कर चुके हैं, क्या नहीं किया, क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, पहले प्रॉपर्टी ली है, अपना घर है कि नहीं है, SIPs क्या चल रही हैं, गोल्ड कितना है, दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। और उस बेसिस पे मैं उनकी रिस्क असेस करके देखता हूँ। लगाने के लिए तो सबको लगाना चाहिए। अगर आज तक आपने इंडिया में घर नहीं खरीदा और आप पहला भी लेना चाहते हो दुबई में, आप लो। अच्छा। बट उससे क्या होता है, मेरे को ना लोकेशन का अंदाजा लग जाता है, बिल्डर का अंदाजा लग जाता है कि आपकी रिस्क कैपेसिटी लो है, मीडियम है, हाई है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स के थ्रू मैं आइडेंटिफाई करके फिर आपको वैसे ही प्रोजेक्ट्स देता हूँ, राइट, जहां पे आपका एक्सपोजर ज्यादा ना हो। मतलब मार्केट की तरह कि अगर रिस्क कम लेना है तो लार्ज कैप में चले गए, स्टेबल की तरफ चले गए, है ना, कि मतलब जिसकी रिस्क कम है उसको तो ब्लू चिप स्टॉक ही देना है, राइट। तो बस। एंड जिसके पास है 10 15 20 करोड़ रखा हुआ है, उसमें से वो निकाल के 5 करोड़ डाल रहा है, तो इट्स ओके, उसको तो हम पूछ लेते हैं। एंड सेकंड जो आपका क्वेश्चन का पार्ट था, और जो दूसरा आपका पार्ट है कि यार प्रोजेक्ट में लगाएं डिलीवर ना हो, ऐसा नहीं होता। अच्छा। दुबई इज अ किंगडम। वहां पे हिज हाइनेस शेख मखदूम, ही रन्स दुबई like he runs a company, he's the CEO, and we're very serious about what the world perceives about Dubai. आपने कभी नहीं सुना होगा दुबई में किसी ने बोला कि यार मैंने पैसे लगाए, प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हुई, ऐसा होता ही नहीं। सो आई टेल यू वेरी क्विकली प्रोसेस क्या है। When you come as a developer to Dubai, आपका लैंड पार्सल फुली पेड होना चाहिए और 20% आप एस्क्रो अकाउंट में डालते हो। ओके। अब मी क्लेमिंग दैट आई एम अ कंसल्टेंट, मैं हमेशा आपको अच्छे प्रोजेक्ट की तरफ ले जाऊंगा जो पहले 1 महीने के अंदर या 2 दिन के अंदर या 2 घंटे में सोल्ड आउट हो जाएगा। तो इसका ये बेसिक आइडिया तो है कि 120% ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यू की हमारे पास गारंटी है कि पैसा आएगा ही आएगा, है ना। तो उसके बाद भी जो है DLD एस्क्रो अकाउंट से जेन्युइन फिजिकल सर्वे करके पैसा छोड़ता है बिल्डर को। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी को ब्राइब कर दिया और पैसे निकलवा लिए और किसी और प्रोजेक्ट की जमीन खरीद ली बिल्डर में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सर्वेयर आता है एज पर जो कमिटमेंट होती है एट द टाइम ऑफ गेटिंग द रेरा एप्लीकेशन साइंड, तो बिल्डर ने जितने परसेंटेज पे बोला होता है उतने परसेंटेज पे ही
पैसा निकलता है। अब क्या होता है, पेमेंट प्लान भी कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है, तो कंज्यूमर भी पे कर रहा है। और अगर मैंने एज अ ट्रू कंसल्टेंट आपको अच्छा प्रोडक्ट दिलवाया है तो आपका जेन्युइनली पेमेंट उसमें आ रहा है, तो जो बिल्डर का 20% डिपॉजिट था वो हमेशा सरप्लस रहता है। एंड देन इफ समथिंग हैपेंस, गॉड फॉरबिड, तो फिर द गवर्नमेंट टेक्स ओवर एंड टेक्स केयर ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑलवेज। मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे इंडिया के अंदर अगर बिल्डर बैंकरप्ट हो गया तो देयर इज नो वन टू लिसन टू। नहीं, यहाँ तो आप बहुत चीजें कर सकते हो ना, सिस्टम थोड़ा लूज है, सिस्टम के वहाँ साथ नहीं खेल है। सकते हो, यहाँ वहाँ नहीं कर सकते। इन सिंपल वर्ड्स, वहाँ तो राजा बैठा है। राइट। और इंडिया में कोर्ट है, डेट्स हैं, 10 चीजें हैं, कंज्यूमर सफर करता रहता है। वहां से तो अगर आप, दुबई इज योर गोल्डन टिकट, अगर आपने कुछ गड़बड़ करी आप बाहर ही जाओगे या तो खुद भागोगे। एंड हु वांट्स कि यार मैं दुबई जैसी अपॉर्चुनिटी छोड़ के भाग जाऊं और कभी वापस ना जाऊं। सो अभी दुबई के अंदर कौन से एरियाज हैं जो हॉट प्रॉपर्टीज के लिए बहुत फेमस चल रहे हैं? जैसे जेवीआर रोड है, अल मखतून है, बिजनेस बे है, ये हमेशा से ही मतलब ट्रेंडिंग जोन्स थे दुबई के अंदर। अब जैसे रसल खेमा आ रहा है, फर्स्ट कसीनो हो गया है ना, और भी बहुत सारे हैं, जैसे दुबई साउथ के अंदर एयरपोर्ट आ रहा है। सो अब आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या घर खरीदने के एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से एरियाज हैं जिसके अंदर लोगों को अपनी नजर रखनी चाहिए? देखो, अगर कोई बिल्कुल ही लो रिस्क कैपेसिटी से आ रहा है और कह रहा है मेरे को एकदम आरओआई चाहिए, रेंटल चाहिए, तो उनको तो एस्टैब्लिश कम्युनिटीज में जाएं, कैपिटल गेन्स पे थोड़ा सैक्रिफाइस करके बिजनेस बे, डाउनटाउन, डीआईएफसी, फाइनेंशियल सेंटर, जेवीआर, मरीना, जेएलटी यहाँ पे लेना चाहिए। या फिर अगर उनको केटर करना है मिडिल क्लास को, थोड़ा सा मिडिल एंड अपर का मिक्स, क्योंकि ये पहले वाले तो हो गए प्रीमियम एरियाज। अगर किसी को मिडिल और अपर मिडिल क्लास को टारगेट करना है कि वो मेरे टेनेंट बने, तो आप सिलिकॉन ओएसिस जाओ, स्पोर्ट्स सिटी जाओ, मोटर सिटी जाओ, जेवीटी, जेवीसी, अल-फुरजान और हरजान। ये तो हो गए एस्टैब्लिश्ड एरियाज। अब किसी की मीडियम टू हाई रिस्क कैपेसिटी है तो उनको इस टाइम पे 4 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को टारगेट करना चाहिए। एंड दिस इज अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ दैट दुबई इज गेटिंग। पैसा है गवर्नमेंट के पास, इतनी सी सिटी है, उसमें 4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मैसिव। और ये तो 4 मैं बस बड़े बता रहा हूँ, इसके अलावा तो बहुत कुछ चल रहा है। बट जो 4 चल रहे हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट विच इज अल मखतूम, दुबई साउथ में, world's tallest tower with the world's largest mall, that is Emar's Creek Harbor. Then we have multiple metro lines and one express line coming up, and then we have the Etihad Rail. So Etihad Rail will connect all the 7 Emirates plus Saudi, Bahrain and Oman. Wow. So ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है। आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे है वहीं पे पैसा लगाना चाहिए। Right. तो ये एरियाज है जहाँ पे इस समय इन्वेस्टर्स को जाना चाहिए। कमिंग टू रसल खेमा, सऊदी अरेबिया, वहाँ पे भी बहुत कुछ हो रहा है। आई सी रसल खेमा 2 साल में अभी पीछे 4x 5x हो गया लोगों का। अच्छा। आई थिंक पीपल शुड वेट इट आउट एंड उसके बाद थोड़ा सा अभी जब कंप्लीशन के नजदीक आएगा कसीनो तब जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हाइप जितनी थी हो गई। ऑल्सो आई फील कि अगर आप रसल खेमा का कसीनो एंकर पॉइंट देख रहे हो तो वो तो मेरे ख्याल से 10 साल पुराना दुबई हो गया ना, जब से बुर्ज खलीफा था और पाम जुमेरा था। सो आई फील कि वो मार्केट में मेरे को इन्वेस्टर के लिए एक्सेप्ट द कसीनो कुछ नहीं दिखता, और कसीनो तो और भी खुल सकते हैं। राइट। तो वहाँ पे अभी कोई इतनी ट्रेडिंग हब्स नहीं है। दुबई इज ऑल्सो द फाइनेंशियल हब ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सब चीजें नहीं है वहां पे। तो इवन दो वी हैव इन्वेस्टर्स जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम वैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, तो ऐसा नहीं हम रसल खेमा नहीं ऑफर करते, बिल्कुल करते हैं। बट अगर किसी को सेफ और गारंटीड अश्योरेंस कुछ चाहिए, वैसे तो गारंटीड वर्ल्ड में कुछ नहीं है, एनीथिंग कैन हैपन टुमारो, बट अगर सेफेस्ट खेलना है तो दुबई। राइट। अब एक प्रोजेक्ट किसी को पसंद आ गया इन सारे एरियाज में, अब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में हमने एक चेकलिस्ट बनानी है कि आपको ये चीजें पर्टिकुलर चेक करनी है। जैसे इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि लोकेशन क्या है, राइट, एमिनिटीज क्या है, बिल्डर कौन है, और दूसरा रेरा है कि नहीं है। सो दुबई के अंदर वो क्या चेकलिस्ट होती है जो प्रोजेक्ट खरीदने से पहले या फाइनलाइज करने से पहले हमें ध्यान में रखनी है? देखो, जनरली आई वर्क विद
5 पॉइंट स्ट्रैटेजी जो मेरे इन्वेस्टर्स के साथ हमेशा काम करी है, एंड टचवुड हमने बहुत सक्सेस दी है अपने इन्वेस्टर्स को. लोकेशन, ब्रांड, टाइमिंग, बजट एंड फ्लो ऑफ फंड्स. बजट अगर 100 रुपये है तो फ्लो ऑफ फंड्स ये हो गया कि यार मैं 100 रुपये लगाना चाहता हूँ, मेरे पास आज 50 हैं, अगले साल 30 हैं, उसके अगले साल 20 हैं. ये फ्लो ऑफ फंड्स हो गया. इससे क्या होता है, हमें समझ में आ जाता है कौन सा पेमेंट प्लान सूट करेगा. बट रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन. तो लोकेशन बीइंग द नंबर वन थिंग व्हेन यू स्टार्ट रिसर्चिंग. लोकेशन के बड़े सारे इसके स्ट्रीम्स खुल जाते हैं कि यार आपका होराइजन क्या है. राइट. अगर आपका 5 साल का विजन है तो आप एयरपोर्ट के पास ले लो, यू नो, नहीं है तो कहीं और लो नॉर्थ में. इस हिसाब से होता है. तो आई थिंक अगर आपको कुछ मेनली चेक करना है तो 2 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है. फाइनेंशियल लॉस ना हो, ताकि एक तो कोई ब्रोकर, कोई एजेंट आपसे कभी 1 रुपया नहीं मांगेगा इन ऑफ प्लान. ओके. अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हो, बिकॉज हमारी बिलिंग बिल्डर को होती है. all your money should be going to the builder's account and that should be an escrow account. जैसे समझ लो आपने ABC कम्युनिटी के अंदर बिल्डिंग नंबर 5 खरीदी, वहाँ 50 बिल्डिंग आ रही है, तो आपके एस्क्रो अकाउंट का नाम जो DLD से मिलेगा बिल्डर को, वो एस्क्रो अकाउंट का नाम होगा ABC कम्युनिटी बिल्डिंग नंबर 5. अच्छा. आपने उसी में पैसा डालना है. तो ये चेकलिस्ट नंबर 1 है जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको. और इसके अलावा जो बाकी आपका 4% DLD का जाता है, वो जनरली जो इनिशियल बुकिंग अमाउंट बिल्डर जो है ना जेनेरिक अपने जेनेरिक अकाउंट में लेता है, तो वो उस 3% बुकिंग अकाउंट अमाउंट को वो 4% की तरफ डाइवर्ट कर देता है DLD पेमेंट की तरफ. सो दैट्स फाइन. बट बिसाइड्स दैट एवरीथिंग शुड गो इनटू द एस्क्रो अकाउंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू आर सेफ. और वहाँ पे कुछ रेरा जैसा स्ट्रक्चर है, कोई बॉडी है? वी आल्सो कॉल इट रेरा ओनली. ओके. रेरा ही है DLD का. हाँ, दुबई में भी रेरा ही है. DLD को रेरा ही बोलते हैं, मतलब दुबई लैंड डिपार्टमेंट एंड रेरा. अच्छा. हाँ, राइट. ओके. सो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करोगे आप दुबई के अंदर? मतलब एक कोई प्रॉपर्टी है, वो अच्छी कैसे है या क्यों है, उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? वही आपने जो पॉइंटर्स बताए, लोकेशन, टाइम, उसके अलावा भी कोई पर्टिकुलर डिसाइसिव या उसको डिस्क्राइब करने का पॉइंटर है, या मतलब वही 5 चीजों की वजह से ही वो एक अच्छी? आई थिंक इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कोई आंसर नहीं है, लेकिन ऐसे आप समझ लो जैसे बजट पे बहुत डिपेंड करता है. अच्छा. वो तो वही है ना, जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा हो जाएगा. तो इफ यू लुक एट, अगर आपका बजट ही कोई स्टैंड अलोन बिल्डिंग का है, या आपको जो बिल्डर का पेमेंट प्लान फिट बैठ रहा है वो है ही बिल्डर जो सिंगल बिल्डिंग्स बनाता है स्टैंड अलोन, तो आप वही लोगे. बट आप लोकेशन देख के लोगे फिर भी. राइट. बट बेटर है कि अगर आप सिंगल बिल्डिंग ले रहे हो तो एक कम्युनिटी में ले लो, मास्टर कम्युनिटी 300, 400, 500, 1000 एकड़ की बन रही है, मल्टीपल टावर्स आएंगे. तो उसमें क्या होता है कि आपकी मेंटेनेंस बेटर है, पूरा अंदर का मेंटेनेंस बिल्डर करता है, एक अच्छी कम्युनिटी बनाता है, अंदर पूल्स बनाता है, कम्युनिटी सेंटर, मॉल बनाएगा, तो उससे जो है इट गेट्स बेटर, टेनेंट एक्सपीरियंस गेट बेटर. आपको ज़्यादा डीप पॉकेटेड टेनेंट्स मिल जाते हैं. फिर उसके बाद अगर आप नेक्स्ट लेयर देखते हो तो आप फिर इको लिविंग की जगह, इको लिविंग तो खैर इतनी है ही नहीं दुबई में, अनलेस यू गो नॉन ब्रांडेड. ब्रांडेड जो है सारे बिल्डर बहुत ही लग्जरी प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट देन दुबई में तो यू नो देयर इज नो एंड टू इट. तो यू कैन कीप इंक्रीजिंग ऑन दैट. बट एक प्रॉपर्टी बेटर देन समथिंग एल्स, उसके बहुत सारे पैरामीटर हैं, उसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं हो सकता. अच्छा. हाँ, मुझे ऐसा लगता है. अंदर की एमिनिटीज हो गई, है ना, लोकेशन हो गया, पैसा कितना लगा हुआ है. हाँ, एमिनिटीज ऑफ कोर्स मैटर. देखो गर्मी बहुत है, आप 5 मिनट भी दुबई में चल लो, सेम टेम्परेचर में दिल्ली में चलोगे आपको इतना नहीं पता चलता. दुबई की गर्मी ना चूस लेती है आपको. तो अगर आप इस चीज को देखोगे तो मेरा सजेशन ये है कि एमिनिटीज ज्यादा होनी चाहिए. जैसे हम डेनूब की आपने नाम लिया था, तो डेनूब एक इकोसिस्टम बना देता है बिल्डिंग के अंदर. अच्छा. पूल्स, ये वो 40 एमिनिटीज देता है, एंड नोबडी वांट्स टू गेट आउट. और टेनेंट भी ऐसे देखता है ना कि यार चल मेरी करंट बिल्डिंग के अंदर जिम नहीं है, बट वहाँ जिम है, और मैं जिम के एवरेज जो है 350 से 500 दिरहम महीने के देता ही हूँ, तो माइट एज वेल इंक्रीज माई रेंट. तो मैं इसमें मूव हो जाता हूँ. तो एमिनिटीज मैटर अ लॉट टू द टेनेंट डेफिनेटली, एंड होनी भी चाहिए. व्हाई नॉट. सही बात है. और
क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो इन्वेस्टर कर रहे हैं दुबई के अंदर वाइल बाइंग ए प्रॉपर्टी, और कोई भी किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट अगर वो कर रहे हैं तो क्या देखते हो आपके ये गलतियां तो कॉमन आम है? मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम मैंने अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की गलतियां देखी हैं वो ये देखी हैं कि अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी लो है और नॉन ब्रांडेड आप खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद लेते हैं, सेल्स पेज तो मेरे जैसे सेल्समैन घूम ही रहे हैं, तो बातों में आके नॉन ब्रांडेड ले लिया, लोकेशन गलत पकड़ ली। अब एयरपोर्ट जो है 67 स्क्वायर किलोमीटर का बन रहा है, जो एरोपोलिस है वो 104 स्क्वायर किलोमीटर की है। तो गूगल मैप पे इतना बड़ा अगर एयरपोर्ट आपको दिख रहा है, कोई अगर आपको यहाँ पे कुछ दे रहा है तो लोग सोचते हैं यार ये तो बहुत पास है, और वो फंस जाता है क्योंकि दैट इवन इन टुडेज ट्रैवल टाइम इज अबाउट 25 मिनट्स वो गूगल मैप पे देखने में। और फिर नॉन ब्रांडेड में क्या है, आपको क्वालिटी नहीं मिलती। नॉन ब्रांडेड वो जाए जिसका बजट नहीं है और उसने इवेंचुअली वहां जाके रहना है, तो उसके उतने ही पैसे में उसे 1 बेडरूम चाहिए कि यार मेरे को स्टूडियो वाले पैसे में 1 बेडरूम दिलवाओ और 1 बेडरूम वाले पैसे में 2 बेडरूम दिलवाओ। तो आप ब्रांड छोड़ो कि आपने खुद रहना है, आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। बट अगर आप इस इंटेंशन से ले रहे हो कि मैं इन्वेस्ट करूं और फिर उसके बाद मैं उसे बेचूंगा 3 साल बाद, तो 3 साल बाद जब डेनूब की, डमैक की, बिनगाटी, अजीजी, ईमार, शोभा, इनके जब इतने यूनिट्स मार्केट में खड़े होंगे तो आपकी यूनिट को कौन पहले देखेगा? राइट। सो ऑलवेज थिंक लाइक अ बिजनेसमैन कि आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो मार्केट में और आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किसको बेचना चाहते हो, और वो मार्केट में खड़ा होगा कि नहीं होगा उस टाइम पे। राइट। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस पॉइंट, जैसे इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया से निकल के दुबई जा रहे हैं, ये सबको पता है, फैक्ट भी है। दूसरा जो प्राइस पॉइंट का कंपैरिजन है, दुबई वर्क्स ऑन कारपेट एरिया, उसके अंदर कोई दूसरी टर्मिनोलॉजी है ही नहीं कि जितना बोला है उतना ही मिलना है। आपके पास सुपर कारपेट एरिया या कारपेट एरिया की कोई भसड़ वाली चीज है ही नहीं, राइट। सो उस प्राइस पॉइंट से अगर आप कंपेयर करोगे गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद इनफैक्ट, या इंदिरापुरम भी आज के टाइम में, आपको क्या लगता है दुबई का प्राइस पॉइंट सस्ता है या इन इन जगहों का प्राइस पॉइंट सस्ता है? सी ऑफ कोर्स ये जगहें सस्ती हैं, बारिंग अ फ्यू ऑप्शंस, जैसे अगर आप कमिलियाज, मैग्नोलिया वगैरह देख रहे हो, बारिंग दैट। पर इवेंचुअली साइज पॉइंट के हिसाब से बहुत सारे बिल्डर्स है, जैसे M3M भी है, राइट। M3M का प्राइस पॉइंट आज के टाइम के अंदर जो वो नए प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, पर्टिकुलरली जो ये वाला द्वारका एक्सप्रेस वे है इसके ऊपर, या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के ऊपर भी, सो उस साइड के अंदर तो प्राइसेस भरत इतने ज्यादा है क्योंकि आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन फ्यू प्रोजेक्ट्स ऑन दिस साइड, कि अगर आपकी इनकम ऐसी नहीं है ना कि आप साल के बेयर मिनिमम 30 से 40 लाख रुपए नहीं कमा रहे हो, टैक्सेशन के बाद आपका 30% चला गया तो आप 26-27 के साथ बचोगे, तो आप नहीं खरीद सकते उसे, राइट। और वो भी इतना पैसा होने के बाद भी आपके पास, आप सोचो कि कितने साल तक आपको EMIs पे करते रहना है, राइट। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब लास्ट टाइम हम मिले थे उसके बाद जब हमने पेमेंट प्लान डिस्कस किया या ऑप्शंस हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, सो मेरे को पर्टिकुलरली ऐसा लगा कि इट्स बेटर टू गो टू दुबई with same money in your pocket and invest in good options and keep paying to the builder with a comfortable payment plan। और यहाँ पे क्या होता है, 30% अभी दे दिया, अगले साल फिर 20 आ गया, या फिर 20 आ गया, फिर 20 आ गया, वो 20% एक्चुअली 30% तो लोग 10 साल नौकरी करके जोड़ लिया, राइट। उसके बाद की जो 20% की पेमेंट्स है ना, वो तो एक्चुअली होती नहीं है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंपेयर अगर मैं इसको देखूं ना, तो आप देखो सिद्धार्थ, इंडिया में फिर भी अंडर कंस्ट्रक्शन पे मॉर्गेज मिल जाता है, दुबई में नहीं मिलता। अच्छा। रेयरिटी में शायद ईमार पे मिल जाए, वो भी आपकी प्रोफाइल देख के 10 चीजें देख के ईमार पे फिर भी मिल जाएगा, नहीं तो किसी बिल्डर पे अंडर कंस्ट्रक्शन मॉर्गेज नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको एडवांटेज है, यहाँ पे आपको शायद 2 करोड़ का नोएडा में 2 बेडरूम मिल रहा है, बट दुबई में नहीं मिलेगा। दुबई में तो 2 करोड़ में ब्रांडेड स्टूडियो, जैसे अगर डेनूब का ही लूं तो लास्ट 2-3 प्रोजेक्ट में 8.5 लाख दिरहम का स्टूडियो था स्टार्टिंग, मतलब विच इक्वेट्स टू 2 करोड़ इन टुडेज टर्म्स। तो दुबई महंगा है, बट दुबई में क्या है, जैसे आपने, अगर आपका अपना घर है और आप इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से देख रहे हो, अगर आप इंडिया में 2 करोड़ का 2 बेडरूम ले रहे हो, उसका क्या 20,000 रेंट आएगा। वहां पे आपको, अगर आपने ब्रांडेड स्टूडियो लिया है, उसका ऑलमोस्ट आप 5,000 से 7,000
मंथली रेंटल निकाल लेते हो दिरहम्स, वही 5,000 दिरहम इक्वेट्स टू 1,25,000 a month। लाख, हाँ, तो अगर मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं यार वहां से इंडियंस आर टैक्स्ड ऑन ग्लोबल इनकम, वहां से मैं पैसा लाऊंगा तो टैक्स तो कटेगा भाई, फिर भी कितना कट जाएगा, 1,25,000 लाओगे आप अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में भी हो अपनी इंडियन इनकम लगा के, तो कितना कट जाएगा आपका, 12 या 36 कट जाएगा, 36,000 टैक्स कटेगा, फिर भी आप वहां से कम 80-85,000 90,000 लेकर आ रहे हो ना। वही, यहाँ तो आपको 22,000 ही मिल रहे हैं, राइट, और सिरदर्दी अलग है। राइट, यहाँ पे बार बार टेनेंट चेंज करवाओ क्योंकि सबको लगता है कब्जा कर लेंगे, वहां कुछ नहीं है। द सिस्टम इज सो वेल इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। बेसिकली आप ऐसा समझ लो, दुबई जो है ना बना ही उन लोगों के लिए है जो यॉट पे रह रहे हैं। तो नॉट इवन वंस यू हैव टू ट्रैवल टू दुबई टू साइन एनी एग्रीमेंट और टू डू एनी रेंट एग्रीमेंट, सब आपकी ऐप से होता है। अच्छा, हाँ, एंड इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट रेंटिंग एनवायरनमेंट्स। एडवांस में सारे चेक जमा हो जाते हैं, चेक बाउंस पे आपका क्रिमिनल केस है, आपका अगर टेनेंट चेक बाउंस करता है तो आप जैसे ही पुलिस रिपोर्ट करते हो उसका पासपोर्ट ब्लॉक हो जाता है, वो कंट्री से ट्रैवल नहीं कर सकता। तो देयर आर स्टेप्स टू सेफगार्ड द इन्वेस्टर्स। यहाँ क्या है, आज है नहीं है देखते रहो, फिर यहाँ पे बेचने के बड़े टंटे हैं। अगर आप दुबई में रहते हो एज ए एनआरआई, मैं एक लेवल तक तो परेशान ही होता हूँ जब भी मुझे कुछ बेचना होता है। यहाँ पर आओ, हफ्ता भर के लिए तो आना ही पड़ता है, राइट, आओगे कुछ साइन करोगे आगे, वहां कुछ नहीं है। इट्स थ्रू योर दुबई REST ऐप, रेस्ट ऐप है, उस पर सब हो जाता है। अच्छा, रेंट एग्रीमेंट आपको एक्टिवेट करना है, वहीं से करोगे। जैसे इफ आई एम योर प्रॉपर्टी मैनेजर, मैं उसी में सबमिट करूंगा, आपके पास यहाँ पे इंडिया में OTP आएगा, आप उसमें डालोगे, वहां से एक्टिवेट हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और वो जो REST ऐप है वो एक्टिवेट होती है आपके फोन नंबर और ईमेल एड्रेस से, जो आप इनिशियली प्रॉपर्टी परचेज के टाइम SPA के लिए देते हो, सेल परचेज एग्रीमेंट, जिसे इंडिया में बिल्डर बायर एग्रीमेंट कहते हैं। तो बहुत ही सेफ सिस्टम है। सो दूसरा मेरा मतलब क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा कि अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो बेसिकली आप छोटा ले लो, ROI ज्यादा आपको दुबई में मिल जाएगा। आप ये मत सोचो कि मेरे को एरिया यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने तो रहना नहीं है ना, रहना तो किसी और को है। बट जो दुबई में रह रहा होगा उसको वही चाहिए होगा भी, और उसकी नीड्स उसी के अंदर फुलफिल भी हो जाएंगी, और आपको आपका रेंटल एज कम्पेयर टू दिल्ली NCR से ज्यादा मिल जाएगा। क्योंकि ऑफकोर्स दिल्ली गुड़गांव के अंदर तो मेरे ख्याल में 1 या 2% के आसपास की यील्ड है, करेक्ट, राइट। वहां पे मेरे ख्याल में 6, 7, 8 तो बिल्कुल आराम से, ये तो बिल्कुल 6 से 9 तो बिल्कुल आराम से चला जाता है मामला, शायद रेजिडेंशियल का, राइट। सो ऑफ कोर्स दुबई, आई थिंक आप ऐसे समझो, दुबई इज अ सिटी ऑफ एक्सपैट्स हु आर लिविंग इन इन्वेस्टर्स होम्स, राइट। तो मेजरली आपने अगर टारगेट करना है तो आप स्टूडियो और 1 बेडरूम्स टारगेट करो, अगर ROI आपका गोल है। बिकॉज जैसे 2 बेडरूम पे गए, अगर 4,000 5,000 48,000 से 70,000 72,000 85,000 तक के तो स्टूडियोज आते हैं दुबई में साल के। एंड 1 बेडर्स जो है 55 से शुरू करके 65 तक जाते जाते 1 लाख 1.5 लाख, ऐसे तो 2 लाख के भी अगर आप कुछ एरियाज पकड़ोगे, बट हाई लेवल पकड़ लो 1-1.25 लाख तक के 1 बेडर्स। उसके बाद 2 बेडरूम जब आप टच करते हो, जो आदमी स्टार्टिंग ही आपको 1,20,000 से दे रहा है ना डिसेंट लोकेशंस में, तो मतलब 10,000 दिरहम महीना रेंट आपको दे रहा है, उसकी 40,000 तो उसकी सैलरी होगी ना, अगर वो फाइनेंशियली सेंसिबल आदमी है, तो वो अपना ही ले लेगा। तो इसलिए ऑलवेज इन्वेस्ट इन स्टूडियोज एंड 1 बेडरूम्स, एंड उसके बाद द रेंट स्टार्ट्स गोइंग डाउन, बिकॉज जो आपका टेनेंट है उसके पास लेवरेज होती है, उसके पास ऑप्शंस होते हैं। दूसरा, जैसे इंडिया में बोलते हैं कि फ्लैट और प्लॉट का जो कंपैरिजन होता है, हमेशा गो फॉर द प्लॉट, राइट। इंडिया के अंदर ये परसेप्शन है, और ये ठीक भी है, परसेप्शन नहीं बोलूंगा, दिस इज अ वैलिड पॉइंट, मेक सेंस। क्योंकि बिल्डिंग्स हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर वैसी मेंटेनेंस नहीं है उनकी, है ना। फसाड एक बार बनने के बाद 10-10 साल तक पेंट नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस नहीं है, प्लास्टर झड़ रहा है। सो वो सारी चीजें हैं इंडिया के अंदर, और 10 साल के बाद उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर रीसेल करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। ये फैक्ट है इंडिया के अंदर, है ना। हाउ इज इट इन दुबई के इफ समवन हैज 2 million dirhams, so you would suggest them to buy a, आजकल जैसे टाउन हाउसेस चल रहे हैं, वो आप सजेस्ट करोगे, या दे शुड गो फॉर अ वही अपार्टमेंट टाइप ऑफ थिंग?
देखो, अगर आप अपार्टमेंट और फसाड की पहले बात करते हो तो जैसे मैंने कहा, लोकेशन, ब्रांड एंड टाइमिंग, तो ब्रांड बहुत क्रिटिकल है। अगर आप ब्रांड लोगे तो उसकी ब्रांड फेस वैल्यू वो आपकी बिल्डिंग बाहर से और अंदर से मेंटेन करके ही रखेगा। अच्छा। क्योंकि उसको तो ब्रांड की लेगेसी मेंटेन करके रखनी है। नॉन ब्रांडेड में जाओगे तो वो बना के दे देगा आपको और फिर आप उसमें करते रहो जो भी है। इफ यू टॉक अबाउट विलास, टाउन हाउस एंड अपार्टमेंट्स, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म अगर आप देखो तो जमीन आपकी है और अब फ्री होल्ड है दुबई, तो डेफिनेटली आपको जमीन से लेना चाहिए। बट देन योर होराइजन शुड बी 5 to 10 years। राइट। और फिर आपकी रेंटल कैपेसिटी, रेंटल डिमांड इतनी हाई नहीं होनी चाहिए कि यार मेरे को चाहिए ही 7%, 8%, 9%। तो कई जगह पे क्या होता है हमारे इन्वेस्टर्स के साथ जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं यार मैं अगर 3 मिलियन का वहां पे ले रहा हूँ, टाउन हाउस ही लूंगा, मैं फ्लैट तो नहीं लूंगा, तो मेरे को तो जमीन चाहिए। आप टाउन हाउस लेते हो, फिर पता चलता है जी उस पर तो 5% ही रिटर्न आएगा, बिकॉज रेंटल्स चलते हैं स्टूडियो, 1 bedroom, 2 bedroom, 3 टाउन हाउस, विलास। तो फिर वहां पे वो कहते हैं यार इतने की तो अब इंडिया में एफडी करा लेंगे। Which is true, हाँ, बट एफडी पे उतने मेजर आपको कैपिटल गेन्स नहीं मिल रहे जो वहां मिल रहे हैं। राइट। और फिर दुबई में आप जमीन लेके बैठे हो। तो यस, अगर उस टाइप का होराइजन है तो करना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी फास्टर ग्रोथ चाहिए और हायर आरओआई चाहिए तो आप अपार्टमेंट्स ही लो, स्टूडियोज। उसका टिकट साइज भी बड़ा है। अगर कोई पहली बार इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास अगर 3 मिलियन है टाउन हाउस का, तो उसको बजट को बढ़ाओ और आप फिर ईमार का टाउन हाउस लो। अच्छा। ताकि आपको गेन्स अच्छे मिले, फिर उसके अलावा कुछ मत लो। अच्छा। और अगर 3 मिलियन का ही एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड है, उसके नीचे के टाउन हाउसेस जो है डमैक वगैरह के हैं, तो आई विल से कि आप स्टिल जो है एक कंसिडरेशन कर सकते हो व्हाइल डमैक इज बिल्डिंग ब्यूटीफुल कम्युनिटीज, बट आप अपने रिस्क को हेज करके फिर 2 1 bedroom ले लो, प्ले कर लो ना ज्यादा, क्योंकि उसको तो हम इवेंचुअली बेच के दोबारा भी टाउन हाउस ले सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा कैपिटल गेन तो आपका बनता भी है ना, क्योंकि आप पहली बार जा रहे हो, आपने देखा भी नहीं है, आप समझो मार्केट को समझने की कोशिश करोगे। राइट, दैट तो आप फिर एक जो है दुबई साउथ अब डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट। वहां पे 5 चीजें हो रही है। वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट आ रहा है, प्लस वहां पे एक्सपो सिटी सेंटर इज सपोज टू बिकम आवर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। देन जबल अली फ्री जोन वहां पर है, जबल अली पोर्ट वहां पर है, और पाम जबल अली लॉन्च हो गया है। ये पांचों चीज कलेक्टिवली दुबई साउथ विल हैव क्लोज टू 1 to 1.2 मिलियन पॉपुलेशन इन द कमिंग इयर्स बाय 2030। मैं कहता हूँ ये 4 चीजें छोड़ दो, एयरपोर्ट पे ही 2.5 लाख लोग काम करेंगे एज पर द अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेबसाइट अनाउंसमेंट। तो आप एक वहां ले लो और एक नॉर्थ में ले लो, सेफ बेट खेल लो। राइट। सो हेज करना इज ज्यादा सिग्निफिकेंट। हाँ, अगर आपको अच्छे कैपिटल गेन्स चाहिए तो यस, यू गो इनटू अपार्टमेंट्स। सो और जो दुबई में टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट है वो भी काफी मैसिव है ना। सो कैसे वो बाइंग एक्सपीरियंस और कस्टमर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट और एंड ऑल ओवर वो कैसे एनहांस कर रहा है लोगों का एक्सपीरियंस? आई थिंक it's one of the best I feel in the world. 4-step प्रोसेस है। स्टेप 1, अगर आपको कोई भी यूनिट ऑफर होती है बाय द डेवलपर और बाय एनी ब्रोकर, उसका एक सेल्स ऑफर आता है। और मैं आपको प्रोसेस ही समझा देता हूँ फटाफट। सेल्स ऑफर आता है, सेल्स ऑफर में आपका यूनिट नंबर, प्रोजेक्ट का नाम, बिल्डिंग का नाम, यूनिट का साइज, प्राइस, पेमेंट प्लान, यूनिट का लेआउट, अगर मास्टर कम्युनिटी है तो मास्टर कम्युनिटी के अंदर बिल्डिंग कौन सी है, किस साइड का फेसिंग अपार्टमेंट है और बिल्डिंग के अंदर कौन सा अपार्टमेंट है, सब आपको मार्क मिलता है। सेल्स ऑफर आपको कोई भी निकाल के देगा, सेम ही निकल के आएगा आपके पास, कभी उसमें चेंज नहीं होगा। प्राइस हमेशा सेम ही होगा, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा प्राइस दे दे कोई कम प्राइस दे दे, ऐसा नहीं होता। उसके बाद इफ यू अग्री विद दैट सेल्स ऑफर तो आपसे दे जनरली लिया जाएगा आपका पासपोर्ट, नेशनल आईडी, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, हाँ, नेशनल आईडी, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड योर फिजिकल मेलिंग एड्रेस। ये सबमिट करने के बाद आपको बिल्डर की तरफ से एक पेमेंट लिंक आएगा या इनवॉइस आएगा ऑफिशियल ईमेल से, आप उस पर 3% पेमेंट करते हो। 3% पेमेंट करते ही आप एक ऑफर टू परचेज /रेजर्वेशन फॉर्म /बुकिंग फॉर्म साइन करते हो। वो डिजिटली होता है, वो सेल्स ऑफर ही होता है, बस सेल्स ऑफर 2-3 पन्ने का होता है, ये जो है 10 पन्ने का होता है। इसमें थोड़े
टर्म्स एंड कंडीशंस और लिखे होते हैं, बाकी सेम इन्फॉर्मेशन होती है, प्लस इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है. ओके. तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट यू डबल चेक दैट योर नेम, योर फोन नंबर, एवरीथिंग इज करेक्ट एट मल्टीपल स्टेजेस, क्योंकि इसके नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट साइन होगा, एक बारी वो हो गया तो उसके बाद आपका जो है चेंज नहीं हो सकता. बहुत हैसल है उसके अंदर. जब ये आप साइन करते हो OTP, तो आपको 7 से 10 दिन में 11% पेमेंट और करनी होती है टू मेक अ टोटल पेमेंट ऑफ 14%. 10 बिल्डर का, 4 DLD का. अब जो आपके 11% गए हैं वो एस्क्रो अकाउंट में गए हैं, जो आपके OTP में मेंशन्ड होता है. OTP आप डिजिटली साइन करके, या तो आप प्रिंट लेके साइन करके स्कैन करके वापस भेज दो, या फिर आप जनरली डिजिटल साइन करके दे दो. एट दिस पॉइंट अब जैसे बिल्डर की नेक्स्ट पेमेंट की डिमांड है, वो 7 to 10 डेज में है या 30 डेज में है, वो आपको पेमेंट एक और 10% करनी होती है. जब आप ये पेमेंट करते हो तब आपके पास कोरियर से SP आ जाता है. ये जनरली 60 से 100 पेज का, जैसे इंडिया में बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, मोर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट. इसको आप फिजिकली इनिशियल करोगे और जहां जहां साइन लिखा है पासपोर्ट वाला साइन करोगे और वापस कोरियर करोगे. Okay. Now the builder takes the 4% amount and this SPA goes to the DLD and registers your property in your name. अब आप क्या करते हो, इस जगह पे आके आप दुबई की REST ऐप डाउनलोड कर सकते हो और अपना जो आपने फोन नंबर, ईमेल एड्रेस बिल्डर को दिया था वो डालोगे, उस पे OTP आएगा तो आपको अपनी प्रॉपर्टी दिखनी शुरू हो जाएगी ऑनलाइन इमीडिएटली. कूल. हाँ. एंड देन यू गो थ्रू योर पेमेंट प्लान. 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, जब भी आपका हैंड ओवर है, हैंड ओवर पे फुल पेमेंट करने के बाद ऐप के थ्रू ही आपके पास आपका चौथा स्टेप और चौथा डॉक्यूमेंट आ जाता है, विच इज द सेल डीड. ओके. वो PDF फाइल. बस होगी आपकी प्रॉपर्टी. इंडिया की तरह नहीं है कि आपको BBA के लिए पहले बिल्डर के पास भागना है, फिर अपने प्रॉपर्टी डीलर के पास. नहीं, अगर आप दुबई में हो तो ठीक है, हम भी कहते हैं आ जाओ यार बिल्डर के ऑफिस में ही बैठ के साइन कर लो. मतलब वो वाले इतना हैसल नहीं है कि आज वेबसाइट नहीं चल रही है, आज रजिस्ट्रेशन के लिए लॉयर अवेलेबल नहीं है. नहीं, वो सारी हैसल नहीं है ना. कुछ नहीं. बिल्डर का PRO जाता है DLD के ऑफिस में, रजिस्टर कराता है. टाइम फ्रेम आपको मैंने सारे बताए थे. SPA का ये होता है, SP आप जब भेजते हो, कोई बिल्डर 2 हफ्ते में कर देते हैं, कोई बिल्डर को 40 दिन लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन कितनी वॉल्यूम बेच रहा है. राइट. हो गया. मेरा एक हमारा ना सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है जो हम सबसे पूछते हैं, जो भी सेल्स में होता है या सपोर्ट में होता है, किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी अपने फील्ड में. सो एक पर्टिकुलर ऐसी स्टोरी जो आपको आज भी याद है, आपने एक सेल की हो या किसी कस्टमर को प्रॉपर्टी दिलाने के अंदर, वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में जानना चाहता हूँ कि बहुत मुश्किल क्लाइंट था या बड़ा इतना आसान क्लाइंट था, मैंने सबसे जल्दी सेल क्लोज कर दी. क्या रहा हुआ आपके लिए 10 साल में? आई थिंक एक गाड़ी का है और एक प्रॉपर्टी का है. दोनों बता दो आप. गाड़ी का बताता हूँ. थैंक्स टू रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड, जब मैंने स्टीव मैडन ज्वाइन किया था, उनकी बड़ी प्रोग्रेसिव, बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है. तो दे टॉट मी कि यार सेल्स में ना प्रोफाइल नहीं करना किसी को. तो सबसे पहला तो ये है कि व्हेन आई वाज सेलिंग कार्स एंड आई वाज वेरी यंग, तो सम रैंडम गाय कॉल्ड मी और कहता है यार ये आपके पास रेंज रोवर स्पोर्ट खड़ी है, ब्रांड न्यू, मेरे को खरीदनी है. तो मैंने कहा ठीक है जी, खरीद लो. तो उसने अगले दिन आना था सुबह 11 बजे. शोरूम पे मैं बैठा हुआ था. वन गाय वॉक्ड इन, शॉर्ट्स, गंजी, फ्लिप फ्लॉप्स, कोई घड़ी नहीं, कोई बेल्ट नहीं, कोई हाथ में गाड़ी की चाबी नहीं, कुछ नहीं. और आके कहता है यार अपना नाम बताया कि आई एम दिस गाय, मेरी बात हुई थी कल. गोरा ही था, यूरोपियन ही था, यूरोपियन था. तो ही वॉक्ड इन एंड सेड कि यार मेरी कल बात हुई थी. मैंने कहा अरे यार, उसके तो यहाँ ना रेत लग रही थी, बीच से आ रहा था. तो ही सैट डाउन एंड कहता है यार मेरे को वो गाड़ी देखनी थी. तो मैं उसको थोड़ा सा तो प्रोफाइल किया, बट जैसे तैसे मैंने कहा चल यार, अब ब्रांड न्यू गाड़ी 0 किलोमीटर, कह रहा टेस्ट ड्राइव करूंगा. मैंने कहा चल यार करा देते हैं. सुबह बैठे हैं, कोई क्लाइंट नहीं है. मैंने ड्राइवर को बोला, ड्राइवर थोड़ा पुराना कंपनी का था, मैं नया था. वो भी कह रहा अरे भरत जी आप क्या कर रहे हो, कोई सर. मैंने कहा यार आप ज्ञान मत दो, आप निकालो गाड़ी, देखते हैं, लेट्स फ्लो विद इट. गाड़ी पीछे से निकाली, उसको टेस्ट ड्राइव लेकर गए, वापस आया, कह रहा ओके आई विल टेक इट. मैं ठीक है. तो मैंने कहा बट तो जरूर आएगा, ये कोई तो स्कैम है. आप इतना मतलब टू गुड टू बी ट्रू चल रहा था ना. तो कहता है बट. मैंने कहा ये तो मुझे पता था, पता. जेब से बेंटली की चाबी निकाली, GT कॉन्टिनेंटल, कह रहा है ये मेरे को एक्सचेंज करनी है. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा मेरे को तो दिखी नहीं आपकी गाड़ी. कह रहा नहीं, मैं ऐसे पेट्रोल पंप पे, बाजू में हमारे पेट्रोल पंप था तब, वहां पे कुछ सैंडविच पानी वानी ले रहा था, तो वहीं पार्क करके आ गया. मैंने ठीक है चल देख लेते हैं. मैंने कहा यार दिखा. फिर गाड़ी देखी, मैंने ड्राइव वाइव करी, मैंने अपने मैनेजर से बात करी. मैनेजर कहता है ले ले यार, बिल्कुल
मेरे ख्याल से 2000-1800 किलोमीटर चली थी। हम्म, तो मैंने उसको बोला मेरे को खरीदनी है, चल डन कर। तो मैंने उसको एक वेग सा रेट दे दिया, विच वाज ऑलमोस्ट अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। तो कहता है ठीक है, ले लो, करो पेपर वर्क। और दुबई में ना हाथों हाथ 1 घंटे में गाड़ी ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा। हम दोनों गाड़ी लेके आरटीए जाएंगे, वो अपनी एमिरेट्स आईडी लगाएगा, मैं अपना कंपनी का पेपर लगाऊंगा और हाथों हाथ ट्रांसफर हो जाता Another है। technology, हाँ, like 15-20 मिनट भी लगता है। अगर आप वीआईपी लाइन से जाओ तो 15 मिनट में गाड़ी ट्रांसफर है। तो कह रच कर लो। मैंने कहा यार गड़बड़ है, एक्सीडेंटल ना हो, ये ना हो। बट जबकि हमने पेंट वेंट चेक कर लिया था, ऑथेंटिक था। मैंने कहा मैं इंस्पेक्शन भेजूंगा। कह रहे यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो आज ही रात की फ्लाइट है। मैंने कहा ये तो पक्का स्कैम है। कह रहे नहीं यार मेरी आज रात की फ्लाइट है, मैं रुक नहीं सकता इंस्पेक्शन के लिए। तो मैंने कहा आप एक काम करो, रेंज रोवर की पूरी पेमेंट कर दो और बेंटली छोड़ जाओ। आप कितने दिन जा रहे हो? कह रहा 15 दिन। मैंने कहा मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ बेंटली से, प्री परचेज इंस्पेक्शन कराता हूँ, तभी मैं ले पाऊंगा, ऐसे नहीं। कह रहा ठीक है करवा लो। वो पूरी पेमेंट कर गया, बेंटली छोड़ गया। वाओ। और बेंटली भी मेरे मुंह बोले रेट पे हाथों हाथ दे गया। बाद में पता चला वो रेडबुल के लिए ना वो सर्फिंग वगैरह और बाइक राइड वगैरह करता था। तो यू शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। और दूसरा मेरा एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी के अर्ली डेज का। जब मैंने प्रॉपर्टी बेचनी शुरू करी तो मैं कॉलिंग करके लीड्स पे काम कर रहा हूँ, क्लाइंट का बेस बना रहा हूँ। तो क्लाइंट आए इंडिया से, 2 भाई आए, ऐसे ही मिले, कह रहे होटल की लॉबी में आ जाओ। मिले, बात करी और बात करके बहुत अच्छा क्लिक हो गया, जैसे फैमिली का, जैसे आपका मेरा हुआ था ना कि यार वाइब बिल्कुल मैच कर गई। और करते करते मैंने समझा क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। और टचवुड मेरे पास ऑप्शंस बहुत अच्छे थे उनके लिए। और वो मंझे हुए प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स थे इंडिया के। और मैंने जैसे बात करी, जो उनको समझाई चीज़ें उन्हें समझ में आई। वो आए, बैठे, एक दिन मिले, अगले दिन मैंने उन्हें 4-5 ऑप्शन दिखाए, सेम डे 5 खरीद। आई थिंक सेल्स में मैं अपनी टीम को हमेशा कहता हूँ, 10-12-15 साल से मैं टीम्स लीड करता हूँ कि ना आप एफर्ट करते रहो। इस दुनिया में एफर्ट कहीं नहीं जाता। तो आपका क्या होगा, 1-8 महीना स्लो निकल जाएगा और आप कहोगे यार मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, फिर अचानक विंडफॉल हो जाएगी। तो ये विंडफॉल जो होता है ना, आपका पुराना पेंट अप एफर्ट होता है जो भगवान कहता है यार तू कर रहा है कर ले। मैं भी क्योंकि सेल्स में था ना, हाँ। सो ऐसा था कि मैं ट्रेवल सेल्स करता था, हम टिकटें बेचते थे। सो क्या होता है यूएस के अंदर के ऐसा भी होता है कि जो फेयर आपके पास पब्लिश्ड होता है और जो आपके पास अवेलेबल होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट $400-500 का भी कई बार डिफरेंस निकल आता है। सो हमें रोज गड्ढा खोदना है, रोज पानी निकालना है, तो वो वाला सिचुएशन होता है सेल्स के अंदर। सो ऐसे ही लो सीजन भी पीक सीजन ही था और डेज वर लाइक के पूरे फ्लोर के ऊपर सेल्स हो रही है, इकलौता मैं ही था कि जिसकी सेल्स हो ही नहीं पा रही थी। क्योंकि या तो कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है या किसी ने मना कर दिया, उसकी बीवी बोली कि मेरी फ्लाइट्स कंफर्म नहीं है अभी, मेरी डेट्स, बहुत सारी चीजें हो जाती है। मैं 16-16 18-18 घंटे ऑफिस के अंदर बैठ के आ रहा हूँ, डेली कस्टमर से बात कर रहा हूँ और नहीं कुछ नहीं हो रहा। एंड उसके बाद फिर ऐसा टाइम आता है कि आप ही राजा हो फ्लोर के ऊपर के, फिर 50,000 का स्कोर हो रहा है महीने के अंदर, $40,000 की सेल। तो ये तो सेल्स का पार्ट हो जाता है। आई थिंक मैंने क्या ऑब्जर्व किया है टीम्स को देखते हुए, और हम थोड़ा रियल एस्टेट से ऑफ जा रहे हैं, बट मैंने क्या देखा है, जब आपका बड़ा चेक आता है ना सेल्स में, तो उसके फॉलोइंग मंथ आप थोड़े से कंप्लेसेंट हो जाते हो। और सेल्स की पाइपलाइन का क्या है, अगर जैसे हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो हमारी पाइपलाइन की रोटेशन ही महीने की है। राइट। एकदम से कोई नहीं खरीदता, गाड़ी की 1 से 2 हफ्ते की है। फॉलोअप्स बहुत सारे तो होता क्या है, अगर आप इस हफ्ते थोड़े से कंप्लेसेंट हुए हो तो उसका अगले महीने रिजल्ट दिखता है, क्योंकि इस हफ्ते भी पुराने वाले तो आ ही रहे हैं ना। तो इसलिए उसको मैनेज करना पड़ता है। बट वो कहते हैं जी इसका थोड़ा सा जाम हो गया है एक सेल निकलेगी तो एकदम से फट के आएगा, और ऐसे ही होता है। फिर बंदा एफर्ट डालता है, एफर्ट मारता है, महीना भर मारता है, और फिर एक सेल निकलती है और फिर ठक 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 एकदम कहते हैं खुल गया नल का। तो आई थिंक वो तो चलता ही है। आपको जो ये इंडस्ट्री है रियल एस्टेट की, मतलब इतना टाइम हो गया आपको, क्या है मोटिवेशन फैक्टर इसके पीछे? रोज डेली दफ्तर जाना है ना, वही क्लाइंट से बात करना, सो एक मोटिवेशन फैक्टर भी होता है। पैसा तो ऑफ कोर्स है ही, आई कैन रिलेट टू दैट, बट उसके अलावा क्या मोटिवेशन फैक्टर रहता है आपके लिए? मोटिवेशन कुछ नहीं है। एक तो होता है, सॉरी टू इंटरप्ट, एक होता है कि लोग सेल्फ डिराइव्ड होते हैं, है ना, वो आई कैन सी कि यू आर। दूसरा के लोग फैमिली है, फैमिली के लिए करना है, बच्चे हो गए हैं, सो वी हैव टू कीप थ्राइव।
सो उसके अलावा कोई और फैक्टर आपको जो कि डेली मेरे को ऑफिस जाना है कि आई लव टू गो टू ऑफिस वाला सिनेरियो, क्या देखते हो आप दुबई के अंदर? यार मुझे लगता है इसका बहुत ही बेकार आंसर है मेरे पास, जो भी सुनता है हंसता है, बट मैं आता हूँ बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, मिडिल क्लास से, तो हमें पैसा कमाना था, कोई ऑप्शन ही नहीं थी, था ही नहीं हमारे पास, तो अब हम वही कमा रहे हैं। टू एन एक्सटेंड मुझे कभी कभी लगता है कि यार आई एम दैट डॉग हुज रनिंग आफ्टर योर कार एट मिडनाइट। आप रोक के अगर कहोगे ना ले गाड़ी ले ले, तो मुझे समझ नहीं आएगा उससे क्या करना है। तो अगर कोई आके आज मुझे कहते ले यार 100 करोड़ अब तू घर पे बैठ जा, तो मैं तो बड़ा डीमोटिवेट हो जाऊंगा। तो मेरी मोटिवेशन है कि मनी क्लिक्स विद मी एंड आई यूज इट रियली वेल। मैं आई डू अ लॉट ऑफ चैरिटी ऑल्सो, और मैं सबकी अपने आसपास के लोगों की भी बड़ी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मेरा मोटिवेशन वो है कि मेरे पास इतनी भगवान लिक्विडिटी रखे कि मेरी फैमिली में या मेरे आसपास किसी को अगर कमी पड़ रही है ना, तो मैं निसंकोच उसको दे दूं, और ना वो कभी मुझसे उस बारे में बात करे ना मैं उससे बात करूं। बस मेरा आई थिंक ये है। बाकी तो टचवुड फैमिली के लिए एक और एंगल ये है कि बचपन में थोड़ा हार्ट टाइट था, फैमिली ऐसी थी, थोड़ा सा टाइट था मामला। तो जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने सोचा यार मेरे माँ बाप को कभी मैं ना करूं किसी चीज के लिए। और वो तो सारे बच्चों में, मैं ऐसे कोई श्रवण कुमार नहीं हूँ। आई थिंक सारे इंडियन बच्चे, हमारा कल्चर ही ऐसा है। तो वो बड़ा वर्क करता है मेरे साथ कि यार इतना सरप्लस रहना चाहिए कि जो चीज कंफर्टेबल लाइफस्टाइल देना है, और कोई अगर मांग ले सामने से तो हो अपने हाथ में। Did you grow up with your grandparents? No, not fortunate with that. Right. Okay. Last 2 क्वेश्चन जो बड़े रिलेटेबल से बनाऊंगा मैं अभी आपके लिए। सो भरत, एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी, सिंस यू आर लिविंग देयर फॉर सो लॉन्ग, कि जो टैक्स स्लैब हम सुनते आ रहे हैं कि 0% है या 5% है मैक्सिमम, वो तो बहुत अच्छी चीज है ना, कि उन्होंने एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया लोगों को, या ईज ऑफ बिजनेस इतनी आसान हो गई है, या जो आप कमा रहे हो वो सिर्फ आपका है, हमारा कुछ नहीं है उसके अंदर। ये माइंडसेट क्रिएट कर दिया है वहां की जो भी गवर्नमेंट है या जो भी रूलर है वहां के, उन्होंने ये माइंडसेट बना दिया विच अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ पीपल टुवर्ड्स दुबई, राइट? करेक्ट। लेकिन जैसे इंडिया के अंदर कोई बंदा है जो दुबई जाने की सोचता है, उसमें बहुत सारे लोग वो होते हैं जो 30% टैक्स स्लैब के अंदर या 20% के अंदर फॉल करते हैं, राइट? सो नाउ जितने मेरे दोस्त वहां पे हैं, या आप भी होंगे अगर आप उससे कोरिलेट कर पाए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे रेंट है, राइट, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, राइट, और भी बहुत सारी जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है दुबई के अंदर एज कम्पेयर टू इंडिया। इंश्योरेंस वन ऑफ दोज थिंग्स। सो क्या आपको लगता है वो 30% का जो टैक्स हम 30 या 20% का जो इंडिया के अंदर टैक्स पे करते हैं, वो अगर टुवर्ड्स दोज एमिनिटीज दुबई के अंदर हम स्पेंड कर देते हैं, सो इट मेक्स मोर सेंस एज कंपेयर टू लिविंग इन इंडिया? और अगर उससे थोड़ा सा 10-15% हम एक्स्ट्रा भी पे कर रहे हैं दुबई के अंदर, देन ऑल्सो इट मेक्स सेंस। सो क्या प्रोज एंड कॉन्स है कि दुबई के अंदर रहने के और दुबई के अंदर ना रहने के? यार मेरे हिसाब से ना, अगर आप इंडिया में हो, आपका अपना घर है और आपकी ज़्यादा कोई EMIs नहीं है, तो आई थिंक आप एक एवरेज लाइफस्टाइल में 2 लाख में भी रह जाओ, राइट? बट दुबई इज़ डिफरेंट। तो कुछ अगर आप कहते हो कि मैं यहाँ 30% टैक्स ना देके वहाँ आ जाऊँ, तो वो सिर्फ 30% का ग्रोथ नहीं आएगा एक्सपेंस में, ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल की चीज़ों में क्वाड्रपल भी हो जाता है। अच्छा। हाँ, 25 रुपए का 1 दिरहम है ना, तो आप ऐसा समझो, आप अगर वहाँ यहाँ पे आपकी 3,500 से 6-7 हज़ार तक की डेली वाली जो मेड आती है, रहने वाली नहीं बट डेली जो हाउस हेल्प आती है, उसमें हो जाता है आपका। वहाँ पे अगर आप अर्बन कंपनी से हेल्प बुला रहे हो फॉर अ 1 बेडर, यू पे अबाउट 80 दिरहम्स विच इक्वेट जस्ट फॉर 2 आवर्स। वाओ। हाँ, और वहाँ पे मेड को रखना है तो आपको मेड का डिपेंडेंट वीज़ा लगवाना है 2 साल का, तो वो सारे हैसल्स हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो अगर आपकी ज़्यादा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है या ज़्यादा एम्बिशियस ना हो आप। हाँ, और अगर आपके एम्बिशंस हाई हैं और आपको पोल्यूशन नहीं अच्छी लग रही और आपको वही लाइफस्टाइल चाहिए, तो अगर आप इंस्टाग्राम देख कर आ रहे हो तो वहाँ पे फिर इंस्टाग्राम वाले खर्चे भी
देने पड़ेंगे आपको. देन यू वांट दैट लाइफ, नो, यू डोंट वांट टू स्ट्रगल, क्योंकि वहाँ भी लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं ना, जो आ रखे हैं वहाँ पे 2,500-5,000 सैलरी वाले लोग रहते हैं. वो क्या ही करेंगे, मतलब 4,000 का तो एक स्टूडियो ही आता है, तो वो शेयरिंग में रहते हैं. यू नो, एग्जीक्यूटिव बेड स्पेसेस हैं ऑथराइज्ड, उसमें रहना पड़ता है, छोटी सी स्पेस है. वहाँ पे आप गाड़ी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. तो एनी प्लेस विच इज़ बाय कार 20 minutes माइट टेक अबाउट 1.5 hours बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट. रियली? हाँ, तो चैलेंज बहुत है. और लाइसेंस बनवाना इज अ हैसल. एक बारी में लोगों का लाइसेंस नहीं बनता. इट्स अ होल प्रोसीजर. जब आप लाइसेंस क्लियर करते हो तो आपके दोस्त पार्टी मांगते हैं. हाँ, ऐसा लगता है आपने MBA क्रैक कर लिया है. Well, it's the same in London too, bro. अच्छा. हाँ, वहाँ पे भी ऐसा ही हिसाब किताब है कि अगर आपने लाइसेंस क्रैक कर लिया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट. हाँ, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, उसकी भी कॉस्ट ऑलमोस्ट आई जाती है 1.5 लाख रुपए तक. अच्छा. अनलेस यू फ्लंक्ड इट. तो हर रीटेस्ट पे 600 से 800 दिरहम का रीटेस्ट है. तो आप इसको अगर देखोगे तो चीज़ें महंगी हैं, सस्ती नहीं है वहाँ पे. मतलब एक बड़ा मिडिल क्लास बेसिक एग्जाम्पल अगर देखें लाइवलीहुड का, तो छोटी आधी ब्रेड जिसे यहाँ बोलते हैं ना हमारे इंडिया में, वो 7 दिरहम की आती है. अरे हाँ. एंड सैलरीज ऐसी नहीं है कि आप मिडिल मैनेजमेंट में हो तो आप 40-70 हज़ार दिरहम कमा रहे हो. मिडिल मैनेजमेंट में क्योंकि कंपटीशन बहुत है एम्प्लॉयमेंट में, पीपल डोंट वांट टू लीव दुबई, तो दे विल नेगोशिएट डाउन टू एनी लेवल जस्ट टू सस्टेन देमसेल्व्स इन दुबई. तो इसलिए सैलरीज भी थोड़ी सी कम हो ही जाती हैं, कंपेटिटिव हो जाती हैं कि कोई किसी भी रेट पे काम करने के लिए रेडी हो जाएगा ना. हाँ. हाउ डिफिकल्ट इज इट टू सर्वाइव इन दुबई? माइंडसेट का गेम है. मैं आपको आज पैराडाइज में डाल दूंगा ना, अगर आप पेसिमिस्टिक हो तो आप उसमें भी कमी निकाल दोगे. तो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु टॉक डाउन ऑन दुबई और वहीं रह जा रहे हैं 15 साल से. अरे ये तो बड़ी महंगी है, अरे ये तो ये. एंड देन देयर इज पीपल लाइक अस हु से यार क्या है, पैराडाइज है. इट्स अ माइंडसेट थिंग. अगर जो सर्वाइवर है, जिसके एम्बिशंस हैं, जिसके गोल्स हैं, जिसके ऊपर लाइबिलिटीज हैं और जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, जिसको करना ही है, वो तो रहेगा ही. वो रहेगा. वो कुछ भी कर लेगा. बट देर आर पीपल हु आर स्टेइंग देयर फॉर मेनी ईयर्स, सैलरियाँ नहीं बढ़ी हैं, तो यार आप अपने आप को अपस्किल कर लो ना. बड़ी अच्छी बात बोली आपने ये. राइट. दूसरा आखिरी सवाल जानना, मैं बड़ा क्यूरियस हूँ. आपको 15 साल हो गया, सबसे मोटी कमीशन आपकी कितनी आई है एक सेल पे? I think that's not a number I want to disclose. But 6 figures? there is no end to it. No, I am just asking. चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि दुबई में रियल एस्टेट जब आप स्टार्ट करते हो तो मोस्टली देर आर नो सैलरीज. यू आर ऑन कमीशन बेस्ड 50-50 विद द ब्रोकरेज फर्म. और वहाँ पे ब्रोकरेज में 1%, 2%, 3%, 4% हर बिल्डर अपने हिसाब से देता है. तो अगर मैं एक कैलकुलेशन के हिसाब से 5% अगर पकड़ लूँ तो आप 2 मिलियन का 5% पकड़ लो. 40,000 नहीं, 4,000. 5 करोड़ का 5% 25 लाख रुपए. हाँ. तो 1 लाख दिरहम कमीशन है आपकी. तो इसमें छोटे बड़े का तो है ही नहीं. अब देयर इज वन गाय, मेरे को याद है 2017 में देयर वाज दिस गाय, ही स्टार्टेड रियल एस्टेट, किसी के साथ काम किया, बेचारे की 6 महीने सेल नहीं हुई. और वो 6 महीने, मेरा फ्रेंड ही है, 6 महीने एक सऊदी क्लाइंट उसे, जिन्हें हम स्टॉलर्स बोलते हैं ना, हाँ आऊँगा, चल फोन उठाया, अरे आई एम बिजी करते करते, और पता नहीं क्या हुआ, वो आ गया 6 महीने बाद. और 180 मिलियन दिरहम का उसने विला ले लिया पाम जुमेरा पे, और बीच में कोई और पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं थी. वो नया लड़का 6 महीने हुए, एक सेल नहीं हुई और पहली ऐसी हुई. और आई थिंक ही मेड अबाउट 1.5% ऑन दैट. वाओ. तो बस, तो इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. आप मेरे ख्याल में एफर्ट नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड लेके अगर आप जाते हो तो यू वुड सक्सीड यार, है ना. पीपल विल सक्सीड यार. और थोड़े से कनेक्शंस के बेसिस के ऊपर भी दुबई चलती है, मैंने सुना है कि वो तो हर इंडस्ट्री है ना. बट बेसिकली दुबई के अंदर आपका सर्कल ऑटोमेटिकली, अगर आप ठीक ठाक लोगों में बैठते हो तो वो वाला माइंडसेट नहीं है कि दुबई के अंदर के तेरा काम क्यों हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है. वहां पे लोग आई थिंक यूएस की तरह पुश भी करते हैं लोगों को सक्सीड होने के लिए, है ना. क्योंकि मैंने यूएस के अंदर देखा है कि जब आप कहीं पे बैठोगे, सो अगर मैं और भरत साथ में बैठे हैं तो मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल
अगर भरत है तो भरत वुड वांट कि मेरे साथ में जो इंसान बैठा है वो और ज्यादा सक्सेसफुल होने की कोशिश करे, या मैं उसकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ कि वो और आगे बढ़े। इंडिया के अंदर आई सी के वो जेलसी फैक्टर इतना ज्यादा है ना, आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि मेरे साथ में बैठा हुआ इंसान सोचेगा कि इसका यूट्यूब चैनल कैसे चल रहा है, ठीक है, ये ऐसा कैसे कर ले रहा है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। ये नहीं देखेंगे कि उसके पीछे क्या क्या काम कर रहा होगा, कि कितने लोग उसके साथ जुड़े हुए होंगे। वो वाला फैक्टर मेरे को लगता है कि दुबई में या किसी भी डेवलप्ड नेशन के अंदर सबसे मेजर फैक्टर करता है, कि हाथ को हाथ जब मिलता है ना तो वो और आगे ग्रो कर जाते हैं शायद। हाँ, ये अच्छी बात है, बट वहाँ पे ऑलमोस्ट 180 नेशनैलिटीज रहती हैं एंड आपको जो लग रहा है वो बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। पीपल वांट टू सपोर्ट ईच अदर, बट दैट आल्सो डिपेंड्स हु आर द पीपल अराउंड यू। जस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, वहाँ की भी तो 50 से 60% पॉपुलेशन इंडियंस ही है, तो हो सकता है वहाँ भी यही हो रहा हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा और एक वैल्यू प्रोपोजिशन आपको मिली होगी, और दुबई के अंदर आप अपना करियर, अपना जीवन किस हिसाब से प्लान कर सकते हैं या देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या मूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। गोल्डन वीजा के बारे में हमने थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी भरत के साथ आज की कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें, अपने दोस्तों से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कराइए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन प्रेस करके। और आपको और किस बारे में, दुबई के बारे में जानना की इच्छा है, आप ये हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोबारा लेते हैं ये, और दुबई के बारे में और क्या आप जानना चाहते हैं ये आप हमें नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। हम आपका रिप्लाई करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे पॉजिटिवली, आप उसकी चिंता ना करें। और बाकी अगर नेक्स्ट आप दुबई के बारे में या दुबई से रिलेटेड प्रॉपर्टी के बारे में या दुबई में इन्वेस्टमेंट के बारे में या दुबई में किसी टाइप के करियर के बारे में या और भी कुछ दुबई के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा ये भी आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। कोई हमारे लिए फीडबैक है तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम हर एपिसोड के अंदर आपके लिए वैल्यूएबल इनसाइट लेके आए, एक वैल्यूएबल प्रोपोजिशन लेके आए। कंटेंट हर कोई बना रहा है, हम भी कोशिश करते हैं कि हमारा कंटेंट किसी ना किसी वे के अंदर आपको हेल्प कर पाए, किसी ना किसी नए प्रोस्पेक्ट के अंदर। सो इन सारी चीज़ों के बारे में आप हमें बता सकते हैं, हमें फीडबैक दे सकते हैं। मैं हूं सिद्धार्थ कश्यप, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।